नमस्कार दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स विद टैली ERP 9 की ऑनलाइन क्लास में हम आपका सबका स्वागत कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय को जब GST के अंतर्गत हम रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसमें दो कैटेगरी हमारे सामने उपलब्ध है। नंबर एक होता है रेगुलर डीलर, जिसे हम कहते हैं नियमित। नंबर दूसरा होता है कंपोजिशन स्कीम। इन दोनों प्रकार के रजिस्ट्रेशन के लिए करों का बंटवारा, GST का निर्धारण किस तरीके से होगा, हम इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब भी आप GST का निर्धारण करते हैं तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब एक राज्य के अंतर्गत वस्तु या सेवाओं की सप्लाई होती है, उस पर जो कर लगता है उसका आधा हिस्सा केंद्र सरकार के पास जाता है और आधा हिस्सा राज्य सरकार के पास में जाता है। इसी प्रकार जब एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई होती है तो उस सप्लाई पे लगने वाला कर IGST कहलाता है और वह पूरा का पूरा कर हमें केंद्र सरकार को चुकाना होता है। GST की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें करों को हमारे इनवॉइस पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। हर व्यवसायी के लिए कंपलसरी जिसका GST में पंजीयन है कि वो वसूल किए जा रहे कर को अपने इनवॉइस में दर्ज करे। तो जब हम GST का निर्धारण कर रहे होते हैं, जब वाउचर एंट्रियां कर रहे होते हैं, जब परचेज की एंट्री कर रहे होते हैं या हम सेल्स के लिए इनवॉइस जारी कर रहे होते हैं, तो GST को इनेबल करने के लिए, लागू करने के लिए हम 3 लेवल पर कर सकते हैं। नंबर 1 होता है कंपनी लेवल, नंबर 2 होता है लेजर लेवल पे और नंबर तीसरा होता है इन्वेंट्री लेवल पर। आप इन 3 लेवल्स पे GST को इनेबल कर सकते हैं, GST की कैलकुलेशन कर सकते हैं, इनवॉइस जारी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम केवल ले रहे हैं कंपनी लेवल पर GST को हम कैसे इनेबल करेंगे, किस तरीके से परचेस की और सप्लाई की एंट्री करेंगे और उसके बाद GSTR 1 और GSTR 2 जनरेट होता है उसको देखेंगे। उसमें क्या क्या हमें त्रुटियां आती है, उसका निराकरण हम कैसे करते हैं उनको भी जानेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके समक्ष शेयर कर रहा हूं, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। GST को लागू करने के लिए हम पूर्व से प्रचलित किसी एक कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी हमारे पास कंपनी दी हुई है, या हम चाहें तो कोई नई कंपनी भी बना सकते हैं। तो मैं एक नई कंपनी बनाता हूँ, एस्केप की प्रेस करता हूँ और क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने बनाया एक कंपनी दुष्यंत मोबी शॉप। इनका मोबाइल का होलसेल का काम है, जो मोबाइल क्रय और विक्रय करते हैं। मेलिंग एड्रेस सेम हमने लिया, कंट्री में हमने इंडिया के चयन किया, स्टेट में ये इनकी कंपनी मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश का चयन किया। यहाँ पर मध्य प्रदेश या कोई भी स्टेट का चयन करना जरूरी है। GST के लिए हमें अनिवार्य है कि हम स्टेट का चयन करें। फाइनेंशियल बिगन फ्रॉम 1/4/2020 है, उसको कंट्रोल A द्वारा मैं सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल A द्वारा सेव करने पर मेरी कंपनी क्रिएट हो गई। मुझे GST को एक्टिवेट करना है। GST को एक्टिवेट करने के लिए मैं चलता हूँ F11 फीचर्स पे। इसके बाद आता हूँ F3 स्टेचरी एंड टैक्सेशन, इसे मैं एंटर करता हूँ तो पहला ऑप्शन आता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। इसे मैं Y बटन प्रेस करके एंटर करता हूँ तो यस हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आता है सेट अल्टर GST डिटेल, इसे भी मैं Y बटन प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो इस प्रकार से एक कंपनी GST डिटेल की स्क्रीन मेरे सामने ओपन हो जाती है। जब हमने कंपनी क्रिएट की थी तो आपने देखा था मैंने मध्य प्रदेश का चयन किया था, यहाँ पे मध्य प्रदेश को उसने ले लिया है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में यदि आप चाहते हैं बदलना तो अभी बदल सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश का चयन करके एंटर किया। हमारे पास में 2 प्रकार के अब डीलर हैं रजिस्ट्रेशन टाइप के आधार पे, एक है कंपोजिशन, दूसरा है रेगुलर। रेगुलर डीलर वे डीलर होते हैं जिनका 1 वर्ष के अंदर में सकल आवर्त या जिसे कहते हैं टर्नओवर, ग्रॉस टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज़्यादा है। यदि ये सर्विस वगैरह सेक्टर में कार्यरत है तो उनका लिमिट 20 लाख रुपए तक हो जाती है। तो ऐसे लोगों को अनिवार्य रूप से रेगुलर डीलर के रूप में अपने आप को पंजीयन कराना पड़ता है। यदि अन्य व्यक्ति चाहें तो वो कंपोजिशन का विकल्प भी चुन सकते हैं। तो अभी फिलहाल में हमने रेगुलर डीलर का विकल्प चुना। SAC ऑफ अदर टेरिटरी, क्या यह कंपनी किसी अन्य
भी प्रक्षेत्र में भी करदाता के रूप में है। यदि है तो हम वाई करेंगे और एंटर करेंगे, यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर बता रहा है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम कंपनी में अभी हमने अकाउंटिंग 1 अप्रैल 2020 से चालू की है। यदि आपकी कोई पुरानी कंपनी और आप पुराने डेट से जीएसटी कंप्लायंस को एप्लीकेबल करना चाहते हैं, तो आप उस तिथि का चयन करेंगे। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, तो आप अधिकतम यहाँ पे जो बैक डेट है, वो 1 जुलाई 2017 तक की आप इसमें डाल सकते हैं। एंटर करते हैं जीएसटीआईएन नंबर। जीएसटीआईएन नंबर जो होता है, ये 15 अंकों का होता है। इन 15 अंकों का ही हमें यहाँ पर नंबर डालना है। यदि आपको लगता है तो मैं आपको बताता हूँ कि जीएसटीएन होता क्या है। जीएसटीएन की संरचना में कुल 15 अंक होते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। जीएसटीआईएन के पहले 2 अंक जो होते हैं, वो स्टेट कोड को दर्शाते हैं, जहाँ पे कि कारोबार किया जा रहा है। हर राज्य का अलग-अलग स्टेट कोड होता है। जैसे मध्य प्रदेश का स्टेट कोड 23 है। इसके बाद तीसरे से लेकर 12वें तक ये 10 अंक होते हैं, जो किसी भी व्यवसायी के पैन नंबर को दर्शाते हैं। पैन नंबर से जुड़े देश भर के सभी कारों के जीएसटीएन नंबर में 10 अंक समान मिलेंगे। यदि एक व्यवसायी के अलग-अलग जगह पर व्यवसाय है, तो उस सब में ये पैन नंबर देना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 13वें अंक से लेकर 13वां अंक को लेकर। तो 13वां अंक क्या होता है? समस्त व्यवसायों में से उस व्यवसाय के नंबर को दर्शाता है। तो व्यवसाय के नियंत्रण में संचालित समस्त व्यवसायों को, यदि किसी व्यवसाय के 2 जैसे एग्ज़ाम्पल में दिख रहा है, यदि 2 व्यवसाय है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 रजिस्टर्ड होने वाले व्यवसाय को 2 नंबर मिलेंगे। यदि 1 है तो 1 नंबर मिलेगा, है ना? 3 होगा तो 3 मिलेगा। यह संख्या 9 तक जाती है, यदि मान लेते हैं किसी व्यवसायी के 9 से ज़्यादा व्यवसाय है, तो फिर उसको नंबर हम ए-बी-सी-डी देना चालू करते हैं। मान लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल किसी व्यवसायी के 12 व्यवसाय हैं, तो जीएसटी के लिए पंजीयन पे 13वें स्थान पर हम 2 के स्थान पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर सी लिखेंगे। इस प्रकार से देखते हैं हम 14वां अंक। 14वां अंक सभी जीएसटीएन में अपने ज़ेड के रूप में मिलता है। इसका किसी जानकारी या सूचना से मतलब नहीं है। संभवतः इसे भविष्य के किसी उपयोग के लिए सुरक्षित रखा गया है। और अंत में आता है 15वां अंक, है ना? ये चेकसम कोड होता है, जो कंप्यूटर आपके अकाउंट्स के पहले से 14वें अंक तक के अंक का एक विशेष तरीके से जोड़कर फिर उनके अंकों के योग के रूप में दर्ज करता है। आपकी ओर से भरे गए अकाउंट नंबर में किसी भी गलती को ज़्यादा तेज गति से पकड़ने में यह कंप्यूटर की मदद करता है। तो इस तरीके से हम लोग टैली में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको जीएसटीएन नंबर डालना है। मैं अंदाज़ से एक नंबर डाल देता हूँ, ए, बी, सी, डी, ई। ये सब एक काल्पनिक उदाहरण है। 1, 2, 3, 4 ई, 3, ज़ेड, 5। ये मैंने नंबर डाला। टैली पूछता है वेरीफाई द कंपनी जीएसटीआईएन नंबर यूआईएन नंबर। आगे बढ़ते हैं। पेरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1, क्या इसकी हमको मंथली रखना है या क्वार्टरली रखना है? तो फिलहाल में अभी हम मंथली का चयन करते हैं। फिर पूछता है ई वे बिल एप्लीकेबल, क्या ईवी बिल एप्लीकेबल हो रहा है? यदि हो रहा है तो यस करके आगे बढ़ेंगे, यदि नहीं हो रहा है तो एन आप प्रेस कीजिए और एंटर कीजिए। तो देखिए कि बहुत सारी चीजें खत्म हो गई। एनेबल टैक्स लायबिलिटी फॉर एडवांस रिसीप्ट, यदि आप किसी अपने कस्टमर से एडवांस पैसा लेते हैं तो उस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। यदि ऐसा है तो उसको हम यस करेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। फिर है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, जब एक रजिस्टर्ड व्यापारी किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से या व्यापारी से माल परचेज करता है, तब वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू होता है, जिसको मैं अपने आगामी वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। फिलहाल में इसको हम नो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर अगला ऑप्शन आता है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, इसको हम यस कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछता है एचएसएन कोड या सैक डिटेल। यदि आप F12 बटन प्रेस करते यहीं पर और इसको आप नो कर देते हैं, तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल आ गया, जीएसटी डिटेल हो गया। दुष्यंत मोदी साहब के लिए टैक्सेबिलिटी कैसी है, टैक्सेबल है।
लेकिन कभी-कभी हमको HSN कोड की आवश्यकता पड़ती है। तो HSN कोड क्या होता है? हम जान लेते हैं HSN कोड क्या होता है? HSN कोड के लिए ये माल और सेवाओं के वर्गीकरण में हम लागू करते हैं। भारत में जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत सौदों में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं को क्रमशः HSN कोड और SAC कोड सिस्टम के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। HSN यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का प्रयोग जीएसटी के अधीन माल के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। HSN कोड का फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुका हूं। यह वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण का एक अंतरराष्ट्रीय तरीका है। जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत HSN कोड का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को वर्गीकृत करने में किया जाता है। जिन करदाताओं का विक्रय टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उन्हें अपने चालान बिलों में HSN कोड लिखना अनिवार्य नहीं है। किंतु जिन करदाताओं का विक्रय टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ से कम है, उन्हें 2 अंकों के कोड का उपयोग करना है। ऐसे करदाता जिनका सकल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक है, उन्हें 4 अंकों का HSN कोड अपने बिल पर लिखना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार सेवाओं को सर्विस अकाउंटिंग कोड के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। जीएसटी के तहत सैक कोड का पूरा नाम सेवा लेखा कोड या सर्विसेज अकाउंटिंग कोड के रूप में भी है, जो कि भारत के सेवा कर विभाग द्वारा विकसित सेवाओं के लिए एक वर्गीकरण प्रणाली के रूप में होती है। इसी के तहत जीएसटी सैक कोड का उपयोग करते हुए सरकार ने सेवाओं के लिए जीएसटी दर के 5 स्लैब निर्धारित किए हैं: 0, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये था आपका HSN कोड। अब हम बात कर रहे थे टैली की। तो यदि आपको अपने वस्तुओं का जिसमें व्यापार कर रहे हैं उसका HSN कोड डालना है, तो आप F12 बटन पर क्लिक करेंगे, अलाउ HSN सैक कोड को यस करेंगे, फिर है इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन। यदि रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन करना है तो उसे आप यस कीजिए। सेट इन एलिजिबल इनपुट क्रेडिट, यदि कोई इन एलिजिबल इनपुट क्रेडिट को सेट करना है तो इसे आप यस कीजिए, अन्यथा आगे बढ़िए। सेलेक्ट वैल्यूएशन टाइप, यदि आप चाहते हैं तो उसको यस कीजिए। अलाउ ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, इसको यस कीजिए और एंटर कीजिए। तो आपने देखा कि हमने 2 ऑप्शन को यस किए, उससे डिस्क्रिप्शन खुल गया। हम मोबाइल के बिजनेस में हैं तो यहाँ पे हमने डाल दिया मोबाइल, उसका HSN कोड डाल दिया हमने 8517। टैक्स डिटेल, अब यहाँ पे टैक्स डिटेल, टैक्स टैक्सेबिलिटी जो आ रही है वो इस प्रकार से निर्धारित है: एक तो अननोन, दूसरा एग्जेम्प्टेड, तीसरा नील रेटेड और चौथा टैक्सेबल। तो यहाँ पर हम टैक्सेबल का चयन करेंगे और अब हम देखेंगे कि मोबाइल पे टैक्स की दर क्या है। 1 अप्रैल 2020 से मोबाइल पे टैक्स की दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी है। तो हमने यहाँ पर इसे 18% कर दी है। तो इंटीग्रेटेड टैक्स की दर हो गई 18। जब एक राज्य के अंतर्गत मोबाइल का हम विक्रय करेंगे तो यह टैक्स 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा: सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। दोनों सरकारों को 9-9% के रूप में हमें कर दायित्व चुकाना होगा। इसके बाद यदि सेस हो तो सेस को लागू करेंगे और इसको हम इंटर करते हुए सेव करेंगे। एक्सेप्ट कर लिए हमने, सेव कर लिए। अब इस F3 स्क्रीन को भी आप कंट्रोल A द्वारा सेव कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो स्टेटरी एंड टैक्सेशन में आपने जो कुछ भी चेंजेस किए उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। स्केप करते हुए हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं और आप लोग जानते हैं कि जब भी हम जीएसटी को लागू करते हैं तो जीएसटी को लागू करने के लिए हमारे पास में 3 विकल्प हैं। एक तो है हम कंपनी लेवल पे जीएसटी को एप्लीकेबल करें, दूसरा लेजर लेवल पे, तीसरा इन्वेंट्री लेवल पे। तो अभी जो उदाहरण हम ले रहे हैं इसमें हम जीएसटी को कंपनी लेवल पर निर्धारित करें। इसलिए आपने देखा कि जब हमने कंपनी क्रिएट की, हमने जब स्टॉक
क्रिएट करने से पूर्व, लेजर बनाने से पूर्व हमने कंपनी लेवल पर ही जीएसटी को एप्लीकेबल कर दिया। उसके लिए हम कहाँ गए थे? F11 फीचर्स में, उसके बाद गए थे स्टेचरी एंड टैक्सेशन में, और इस दोनों को हमने यस करने के बाद में इसको सेट कर दिया था। लास्ट में आके हमने सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस किया था, और यहाँ पर आकर हम केवल एक वस्तु का विक्रय कर रहे हैं। हमारा जो क्रेता और विक्रेता, उस समय एक ही प्रकार की चीजें एक ही दर वाली वस्तुएं बेच रहे हैं। तो ऐसी दशा में ही हम कंपनी लेवल पर जीएसटी को एप्लीकेबल कर पाते हैं। तो कंट्रोल दबाकर मैंने सेव किया, फिर सेव किया, और आपको मैंने रिपीट कर दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अभी कंपनी लेवल पर ही जीएसटी को एप्लीकेबल कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अकाउंट्स इन्फो में और कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। पहला लेजर हम क्रिएट करते हैं सेल्स अकाउंट का। इसे हम लेंगे सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस। लेजर टाइप, यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल का चयन कर लीजिए। अब जो महत्वपूर्ण चीज है वो है स्टेचरी इंफॉर्मेशन। इज जीएसटी एप्लीकेबल? एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको नो रहने दीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, हम वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं, मोबाइल वस्तु में आते हैं, तो हमने यहाँ पे गुड्स का चयन किया और कंट्रोल द्वारा इसको हमने सेव कर लिया। दूसरा अकाउंट हम बना लेते हैं परचेस अकाउंट। हमने परचेस अकाउंट बनाया, अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट का चयन किया, और स्टेटरी इंफॉर्मेशन में हमने फिर एप्लीकेबल किया, और टाइप ऑफ सप्लाई में हमने गुड्स का चयन किया, और कंट्रोल या एक्सेप्ट करते हुए एंटर करते हुए उसको हमने सेव कर लिया। दूसरा हम बना रहे हैं वन प्लस इंदौर का हमने अकाउंट बनाया। ये है हमारे लिए सेंड्रिक क्रेडिटर्स, इससे हम माल उधार क्रय करते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल को हमने यस किया। एंटर करते हुए आगे चलते हैं। नेम, एड्रेस, कंट्री, स्टेट डालने, पिन कोड डालने के बाद में बैंक डिटेल भी आप डाल सकते हैं। फिर आता है पैन नंबर, आईटी नंबर डाल दीजिए, फिर रजिस्ट्रेशन टाइप। अब यहाँ पर चल के जो व्यापारी से आप माल परचेज करते हैं, वो 5 प्रकार से हमारे पास में वर्गीकरण है। एक है अननोन, ऐसा व्यक्ति, उसके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है या नहीं अभी हमें कुछ नहीं पता। नंबर 2 है कंपोजिशन, यदि उसने कंपोजिशन का विकल्प लिया है, छोटे व्यवसायी कंपोजिशन का विकल्प लेते हैं। उसके बाद आता है कंज्यूमर, यदि हमने किसी कंज्यूमर को माल बेच दिया है डायरेक्ट, तो हम कंज्यूमर, या और उसके बाद जीएसटी नंबर है तो हम कंज्यूमर का चयन करेंगे। यदि रेगुलर डीलर तो रेगुलर का चयन करेंगे, और जिससे हम माल परचेज कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड डीलर है तो अनरजिस्टर्ड डीलर का चयन किया जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल में हम रेगुलर डीलर का चयन कर रहे हैं, और ये जीएस वन प्लस इंदौर मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए इसका जीएसटीआई नंबर 23 से शुरू होगा। हमने एक काल्पनिक रूप से इसमें नंबर डाल दिया है। और इसको एंटर कर देते हैं। पूछता है वेरीफाई द पार्टी जीएसटीआई नंबर, प्लेस यानी कि आप एंटर कीजिए, आगे बढ़िए। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, आप इसको यस करते हैं और एंटर करते हैं, तो आपके सामने फिर विकल्प आता है। अभी तो मैंने आपको बताया अननोन, कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर, रजिस्टर्ड। तो हमने रेगुलर का चयन किया था। उसके बाद आता है एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, क्या ये दूसरी टेरिटरी में भी करदाता है? यदि होगा तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो करके आगे बढ़िए। इस ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्या ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इस तरीके से? तो यदि ऐसा है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करके आगे बढ़िए। फिर एक कंसीडर पार्टी एज डीम्ड एक्सपोर्टर फॉर परचेज, क्या इसको माना, करदाता माना गया एक्सपोर्ट के लिए? यदि है तो उसको आप यस कीजिए, अदरवाइज आगे बढ़िए। फिर पार्टी टाइप, डीम्ड एक्सपोर्ट, एम्बेसी या यूएन बॉडी है, इस पे करों की दर अलग है, एम्बेसी के लिए, यूएन के लिए, या सेस के लिए कर की दर अलग है। यदि ऐसा कुछ है तो आप उसका चयन कीजिए, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल कीजिए। जीएसटीआईएन नंबर, यूआईएन नंबर जो हम डाल चुके हैं वही आ रहा है, आप इसको एंटर कीजिए।
वेरीफाई द पार्टी GSTIN नंबर कीजिए और इसको सेव कर लीजिए। अभी आपने एक सैंडी क्रेडिटर्स का अकाउंट खोला, अब हम एक सैंडी डेप्टर्स का अकाउंट खोल लेते हैं। जतिन मोबाइल वाला, हमने एक खाता खोल लिया जतिन मोबाइल वाला। यह सैंडी डेप्टर्स का चयन किया और यहाँ पे भी हमको पार्टी का GSTIN नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन टाइप के बारे में आपको बता चुका हूँ, उसकी वेराइटी कैटेगरी के बारे में बता चुका हूँ। आप यहाँ पर एक कोई काल्पनिक GSTIN नंबर 15 अंकों का दर्ज कीजिए और इस जतिन मोबाइल वाला को भी सेव कर लीजिए। दूसरा हम खाता खोल लेते हैं हर्षिता मोबाइल। इनका GSTIN नंबर आप डाल दीजिए। रेगुलर कस्टमर है तो हमने रेगुलर कस्टमर का नंबर डालना चालू किया। और जितने भी मैं GSTIN नंबर डाल रहा हूँ ये सभी नंबर काल्पनिक हैं। इसका वास्तविक किसी कंपनी से किसी नाम से कोई मेल नहीं है। यह केवल हमारे एग्जाम्पल के लिए है और इस प्रकार से हमने एक सैंडी क्रेडिटर्स और 2 सैंडी डेप्टर्स के अकाउंट्स ओपन कर लिए हैं। इन्वेंट्री इन्फो में चलते हैं और एक इन्वेंट्री आइटम हम क्रिएट करते हैं। हम बना ले रहे हैं मोबाइल एक OnePlus 8। हमने एक बनाया OnePlus 8 प्राइमरी में इसको लिए यूनिट RTC से हमने यूनिट बनाए। इसको हमने कहा कि हम पीसेस में बेचते हैं तो हमने पीसेस बनाए। आप नोज भी ले सकते हैं नंबर्स में। फॉर्मल नेम यूनिट क्वांटिटी कोड। अब देखिए जब आप पहले अकाउंटिंग कर रहे थे तब यूनिट क्वांटिटी कोड नहीं आता था, लेकिन जब आपने GST को इनेबल किया है तो यूनिट क्वांटिटी कोड यहाँ पर दिखने लगा है। आप पीसेस का चयन कर लीजिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से। आपने पीसेस का चयन किया, फॉर्मल नेम हो गया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अल्टरनेटिव यूनिट है नहीं। यहाँ पर स्टेचरी इंफॉर्मेशन में आप ध्यान पूर्वक देखिए कि एप्लीकेबल करना है, सेट अल्टर जिस डिटेल को नो करना है। टाइप आई सप्लाई में 2 ऑप्शन दिखते हैं, गुड्स या सर्विस। आपको गुड्स का चयन करना है और इसको सेव कर लेना है। तो हमने एक OnePlus 8 का भी आइटम बनाया। अब हम चलते हैं बाउचर एंट्री करने पर। बाउचर एंट्री के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अकाउंटिंग बाउचर पे। F9 का हम उपयोग करेंगे परचेज का। परचेज बाउचर आपके सामने उपलब्ध है। सप्लायर इनवॉइस नंबर पे आप सप्लायर का जो भी नंबर होगा वो डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए, पार्टी का नेम का चयन करना है। हमने चयन किया OnePlus इंदौर का। कोई रेफरेंस हो तो देखिए सप्लायर डिटेल यहाँ पे दिए होते हैं, कंट्री, स्टेट, GSTIN नंबर। उसके बाद आप परचेज अकाउंट का चयन करते हैं और यहाँ पे आइटम का चयन करते हैं। तो OnePlus 8 हमने 10 पीस खरीदे हैं और इसका रेट है हमारे लिए 50,000 रुपए। 5 लाख रुपए का हमने OnePlus 8 खरीद लिया है। अब इस पे हमको लगना है टैक्स। तो टैक्स का अकाउंट हमने अभी तक ओपन नहीं किया था। आप चाहें तो स्क्रैप करते हुए गेटवे आप टैली में जाएं और वहां पर चल के लेजर क्रिएट किए, या जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताते रहा हूं कि आप Alt-C का उपयोग करते हुए यहीं पर लेजर क्रिएट कीजिए। तो मैंने Alt-C का उपयोग किया और यहाँ पे मैंने GST संबंधित लेजर क्रिएट कर रहा हूं। तो GST में 3 प्रकार की कैटेगरी हमारे सामने है। एक होता है IGST, जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल को बेचते हैं या सप्लाई करते हैं, उस सप्लाई पे जो कर लगता है वो कहलाता है IGST। जब आप एक ही राज्य के अंतर्गत विक्रय करते हैं तो उस समय जो कर की दर होती है वो
आईजीएसटी की इक्वल ही होती है, लेकिन वो आधे-आधे हिस्सों में बढ़ जाता है। आधा भाग होता है राज्य सरकार का और आधा हिस्सा होता है केंद्र सरकार का, तो उसके लिए हम खाते बना लेते हैं। तो एक खाता बना रहे हैं हम सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आता है अंडर, तो किस ग्रुप में चयन करना है, तो उसको हम करते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस में चयन करते हैं। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में जीएसटी का चयन करते हैं। टैक्स टाइप में हम सेंट्रल टैक्स का चयन करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए उसने अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया 45,000, जबकि हमने कहीं पे भी कर की दर नहीं डाली थे। कर की दर हमने कहाँ निर्धारित की थी, जब हम कंपनी क्रिएट कर रहे थे और जीएसटी को हमने इनेबल किया हुआ था। दूसरा हम खाता इसमें और क्रिएट कर लेते हैं एसजीएसटी का, अल्ट सी एसजीएसटी। एसजीएसटी मतलब हुआ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत खाता खुलेगा, जीएसटी के अंतर्गत खुलेगा और ये कहलाएगा स्टेट टैक्स। देखिए अभी हमने परसेंटेज कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी डिसाइड नहीं किए, निर्धारित नहीं किए हैं। नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसको भी 45,000 रुपए का टैक्स ले लिए। मतलब इस परचेज पे वन प्लस द्वारा जो भी टैक्स हमारे द्वारा जो पेड किया जा रहा है उसको कलेक्ट करने के बाद वन प्लस इंदौर इस 45,000 रुपए को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देने के लिए उत्तरदायी होगा। तो इस तरीके से हमने एक परचेज की वाउचर एंट्री सेव कर ली। F2 से हम डेट बदलते हैं। 2 तारीख को हम एक परचेज की एंट्री और कर रहे हैं। हमने वन प्लस से फिर कोई माल परचेज किया। Alt C से हम एक नया अकाउंट बना ले रहे हैं। वन प्लस नॉर्ड प्राइमरी है, पीसीस का हमने चयन किया। अल्टरनेटिव यूनिट नॉट एप्लीकेबल है, जीएसटी एप्लीकेबल है और इस तरह को हमने सेव कर लिया। हमने इसके 10 पीस खरीदे, 25,000 रुपए में खरीदे। इंटर करते हैं, गवर्नमेंट को देने वाले टैक्स लगाते हैं, इसको बिलों पे प्रदर्शित करना अनिवार्य है। तो सीजीएसटी देखिए उसने कैलकुलेट कर लिया। फिर एसजीएसटी, मोबाइल पे वर्तमान में 18% का टैक्स लग रहा है और दूसरा वाउचर भी हमने सेव कर लिया। तो इस तरीके से हमारी परचेज की एंट्री हुई। यदि हमको सेल करना है तो आप F8 सेल्स पे चलिए। सेल पे चलने के बाद में आपका जो रेफरेंस है, जो आपका बिल नंबर, उसको दर्ज कीजिए। आप पार्टी का चयन कीजिए, मान लीजिए आपने हर्षिता मोबाइल का चयन किया है। डिलीवरी नोट डिटेल, डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब डिटेल डाल दीजिए। ऑर्डर डिटेल कुछ हो तो डालिए, टर्म्स कंडीशन डालिए, बायर्स की डिटेल डालिए और इसको आपने सेव कर लीजिए। अब सेल्स अकाउंट का चयन करते हैं। हमें ऑर्डर मिला है तो हम 1+8 बेच रहे हैं 5 पीस। रेट हमें लगाया हमने 60,000 रुपए का। इसी प्रकार हम 1+ नॉर्ड बेच रहे हैं 5 पीस। रेट हमने लगाए हैं 30,000 रुपए का। ये सब आंकड़े काल्पनिक हैं। फिर इस पे लगेगा, अब हम अपने कस्टमर से टैक्स वसूलेंगे जीएसटी। तो सीजीएसटी देखिए आपने कि उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। फिर एसजीएसटी उसको भी उसने कैलकुलेट कर लिया और आप एंटर करते हुए चलिए, नरेशन लिखिए बीइंग गुड सोल्ड और इस वाउचर को भी सेव कर लीजिए। हमारा एक और सेल्स का हम लेके देखते हैं। अब हमने जतिन मोबाइल वाले को मोबाइल बेचे। सेल्स अकाउंट है, 1+8 है, हमने 4 पीस बेचे। मान लेते हमने 61,000 रुपए में बेचे। 1+ नॉर्ड बेच रहे हैं, इसको हमने 4 पीस बेचे, इसको 29,000 रुपए में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे रेट विक्रेता के ऊपर निर्भर होता है कि वो कौन सा रेट लगा रहा है, लेकिन दर कर की हमेशा एक सी होंगी, वह सीजीएसटी लगेगा और उस पे एसजीएसटी लगेगा। टैली इसे ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है और इस वाउचर को आप सेव कर लीजिए। तो इस तरीके से आपने सेल और परचेज की एंट्रियां की ऐसी कंपनी में की जहां पे कि आप कंपनी लेवल पर जीएसटी को एप्लीकेबल कर रहे हैं। अब हम आते हैं इसके करते हुए रिपोर्टिंग के ऑप्शन पर। तो सबसे पहले आप पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ
टैली में। हम लोग गेटवे ऑफ टैली में, लेकिन इसके पहले मैं आपको वापस ले चलना चाहता हूं वाउचर एंट्री पर। आप पेज अप कीजिए तो पिछला जो वाउचर हमने सेव किया था वो हमें दिखने लगा। जब इस वाउचर को हम एंट्री कर रहे थे तो हमें एक अच्छा ऑप्शन टैली में दिया हुआ है टैक्स एनालिसिस का। Alt A बटन प्रेस करके आप देख सकते हो टैक्स का एनालिसिस। देखिए टैक्स का एनालिसिस इसमें दिया हुआ है। इसको डिटेल रूप में देखना चाहते हैं तो आप Alt F1 का उपयोग कीजिए। तो उसने बता दिया कि कौन-कौन सी वस्तुओं का HSN कोड क्या था, आइटम की नेट वैल्यू क्या थी, सेंट्रल टैक्स कितना लगा था, स्टेट टैक्स कितना लगा था, हर का आइटम वाइज उसने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको टैक्स एनालिसिस को भी देख सकते हैं। हर वाउचर के करने के दौरान आप यहाँ पे टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये वाउचर तो हम सेव कर चुके थे। अब हम वापस गेटवे ऑफ टैली में चलते हैं स्केप करते हुए। चलते हैं हम डिस्प्ले में। डिस्प्ले के बाद आप देखिए यहाँ पे स्टेचरी रिपोर्ट्स का कॉलम एक ऑप्शन दिया हुआ डिस्प्ले मेनू में, आप इस पे एंटर कीजिए। जीएसटी की रिपोर्ट आपके सामने उपलब्ध है। यहाँ पे जीएसटी का एनुअल कंपटीशन अवेलेबल है, आप इस पे एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको एनुअल कंपटीशन मिल जाएगा। ये एनुअल कंपटीशन बता रहा है कि कौन-कौन से वाउचर है, कितने आपने एंट्री किए। देखिए ये पूरा कैलकुलेशन करके उसने बता दिया है कि आपको कौन-कौन से टैक्स लायबिलिटीज अवेलेबल है, आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज एंड व्हिच टैक्सेस पेबल इंक्लूडिंग एडवांसेस। कितना आपका टैक्स लायबिलिटीज थी, तो टैक्स लायबिलिटी भी उसने कैलकुलेट करके दे दिया कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स की लायबिलिटीज क्या होंगी। स्केप की करते हैं हम लोग, वापस चलते हैं जीएसटीआर 1 पर चलते हैं। जीएसटीआर 1 देखते हैं, यहाँ पे जीएसटीआर 1 का डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप बता रहा है कि टोटल वाउचर हमने कितने 4 एंट्री किए हैं और यहाँ पर देखिए नॉट रिलेवेंट फॉर रिटर्न्स, रिटर्न्स में ये रिलेवेंट नहीं है। तो आप इसमें एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। ये 2 प्रकार के वाउचर हमको दिख रहे हैं जो नॉन रिलेवेंट बता रहा है, क्योंकि हमारा जीएसटी एन नंबर अभी मिसमैच है, इसलिए क्योंकि हम काल्पनिक कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आप इन वाउचर को वैलिड कर दीजिए। साइड में देखो यहाँ पे कंट्रोल ए की बटन दी हुई, उससे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इनकम्प्लीट वाले हैं, इनको भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए जीएसटीआईएन से। आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने पे आप आल्ट सी का उपयोग कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपने अभी उसको वैलिडेट कर दिया है। वैलिडेट करने पे आप देखिए यहाँ पे रिपोर्ट हमें उपलब्ध हो गई है। तो इस तरीके से आप टैली में जीएसटी की एंट्री कर सकते हैं। तो ये था हमारा जीएसटी पर वह भाग जहां पर आप जीएसटी को कंपनी लेवल पर लागू करना चाहते हैं। अगले भाग में हम लोग देखेंगे कि जीएसटी को आप लेजर लेवल पर कैसे लागू कर पाते हैं। आप स्केप की करके चलिए, बाहर चलिए, गेट पे आप टैली पे आ जाइए। आज का लेसन हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि कंपनी लेवल पर जब हम जीएसटी का निर्धारण करते हैं तो कितनी आसानी से हम जीएसटी का कैलकुलेशन कर लेते हैं।
लेकिन ध्यान देने योग्य बात यही है कि जब हम कंपनी लेवल पर जीएसटी का निर्धारण करते हैं तो प्राय हम एक ही कर दर वाली वस्तुओं का निर्धारण कर पाते हैं। इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि यदि हमारे पास में खरीदी और बेची जाने वाली सामग्री पर जीएसटी के भिन्न भिन्न दर हो तब हम इस विधि का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कंपनी लेवल पर जब भी आप जीएसटी का निर्धारण करेंगे तो आपके द्वारा परचेस की जाने वाली और सप्लाई की जाने वाली जो इन्वेंट्री या स्टॉक या वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उन पे कर की दर एक ही होती है। यदि आप भिन्न भिन्न कर दरों वाली चीजों का क्रय विक्रय करते हैं तो उस पर यह कंपनी लेवल पर जीएसटी को इनेबल करना हमारे लिए सार्थक नहीं हो सकता। तो इसका आप ध्यान रखिए। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो मेरे ईमेल आईडी AALOK108 पर मुझे मेल कीजिए। आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही आपको अगर नवीनतम जानकारियां चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर मेरा चैनल थिंक टैली को भी आप ज्वाइन कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो। आप सबको नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।